हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात करने वाले हैं आज अपने जो नेक्स्ट टॉपिक की। देखिए, पिछले प्रीवियस जो हमारे पास वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, जो लेन देन है उनको, यानी कि लेन देन को कैसे आइडेंटिफाई करें, वेदर ए ट्रांजैक्शन इज मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, यानी कि उनको मौद्रिक और गैर मौद्रिक ट्रांजैक्शंस को कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। इन सभी बातों को हमने यहाँ पे पढ़ा था, सीखा था। लेकिन अब बात यहाँ पे हो रही है कि इन ट्रांजैक्शंस को जो कि एक साथ कई आइटम्स को अफेक्ट करती हैं, तो इनको रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो देखिए ध्यान से, जो व्यवसाय होता है उसमें बहुत सारे लेन देन यहाँ पे हर रोज होते हैं और हर एक लेन देन एक साथ कई आइटम्स को अफेक्टेड करता है। यानी कि सिंपल सी बात अगर करी जाए, जो हमारी जो अकाउंटिंग सिस्टम है ना भाई, वो ड्यूल एस्पेक्ट पे चलता है, दोहरा लेखा प्रणाली। इसका मतलब अगर किसी एक अकाउंट में से कुछ घटेगा तो अवश्य ही किसी दूसरे अकाउंट में उतनी ही राशि का कुछ जुड़ने वाला है। ठीक है, अब हम यहां पे पढ़ेंगे वो अकाउंट्स। क्लियर है? अब जुड़ेगा कब, घटेगा कब, वो बात की बात है, वो बाद में समझाएंगे। पहले वो अकाउंट्स हम यहां पे सीख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारे पास, सबसे पहले जो टाइप हमारे पास आ जाती है वो है भाई रियल। ठीक है, रियल अकाउंट, हिंदी में इनको यहां पे वास्तविक अकाउंट कहा जाता है, वास्तविक खाते। या अगर आप इस चीज से भी अपने आप को थोड़ा सा सेटिस्फाई फील नहीं करते तो सिंपली संपत्तियों के खाते, यानी कि एक व्यवसाय के पास कितनी संपत्तियां हैं, हर एक संपत्ति का कंप्लीट अकाउंट यहां पे अलग से सेपरेट खोला जाता है और इनके ऊपर जो रूल अप्लाई किया जाता है वो हमारे पास रियल अकाउंट वाला रूल फॉलो किया जाता है। अब इसके रूल के बारे में आपको फिलहाल कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं डालूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है वो है पर्सनल, पर्सनल अकाउंट, जिनको हम कहते हैं व्यक्तिगत खाते। तो इन चीजों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये व्यक्तिगत खाते, मैंने यहां पे नाम लिया इनका, व्यक्तिगत खाते क्यों कहा? तो देखिए, यहां पे व्यक्ति का मतलब आपसे, मुझसे, किसी भी आर्टिफिशियल पर्सन से, जो कि एक कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, या यूं कहा जाए सरकार हो सकती है, कोई एनजीओ हो सकती है, कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति जो संविधान या यूं कहा जाए जो सरकार या कानून के द्वारा व्यक्ति माना गया है। ये फर्क नहीं पड़ता वो कंपनी है या एक जिंदा आदमी। ठीक है, तो वो उनसे रिलेटेड कोई भी अकाउंट अगर होता है तो वो हमारे पास पर्सनल कैटेगरी में शामिल किया जाता है। देखो, संपत्तियां अगर हैं तो भाई संपत्तियां समझते हो ना, असेट्स, तो वो हमारे पास वास्तविक अकाउंट में आ जाएंगी। और अगर किसी व्यक्ति से कोई लेन देन हुआ तो उस व्यक्ति के अकाउंट को हम यहाँ पे व्यक्तिगत खाते में शामिल करेंगे। यानी कि अगर मान लो मैंने किसी कंपनी से कोई माल खरीदा उधार में, तो मैं अपने यहाँ पे उस कंपनी का अकाउंट खोलूंगा। समझ में आई बात? या वो कंपनी मेरे अपने वहां पे मेरे नाम का अकाउंट खोलेगी, तो उस कंपनी के लिए मैं एक व्यक्ति हूं और मेरे लिए वो कंपनी एक व्यक्ति है। समझ में आई बात? तो ये छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं वो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। तो देखिए, व्यक्तियों से रिलेटेड कोई भी लेन देन होगा तो वो व्यक्ति के खाते में ही जाएगा और संपत्ति खाते वो अलग मैटर है। अब बात आती है इन दोनों के अलावा एक तीसरा अकाउंट या तीसरी कैटेगरी भी हमारे पास, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो रूटीन में बिजनेस के अंदर ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं भाई। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, अखबार का, न्यूज़पेपर का बिल हो गया, स्टेशनरी के छोटे मोटे खर्चे जो लगातार होते रहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे ब्याज हो गया, ब्याज मिलता है भाई हर साल, यानी कि जो रिक्यूरिंग नेचर के होते हैं, जो बार बार होने वाले होते हैं और छोटी अमाउंट के होते हैं, तो उन अकाउंट्स को डालते हैं हम नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में, जिनको हम यहाँ पे हिंदी में कहेंगे नाम मात्र। यानी कि इनका रिलेशन किसी संपत्ति से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, यानी कि इनके ऊपर जो रूल लगेगा ना वो अलग लगेगा। तो अब चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं एक एक अकाउंट के रूल की। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रियल अकाउंट को छेड़ा था, तो हम इसी के रूल की शुरुआत करते हैं। और एक एक चीज, और प्लीज अपनी नोटबुक अपने साथ रखें ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और लिखते चले हर चीज को। ठीक है,
तो चलिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ वास्तविक खाता यानी कि जो हमारे पास रियल अकाउंट है, तो इसके रूल्स के बारे में। इसका रूल है भाई सिंपल, डेबिट। ये डेबिट को हम लोग DR से लिखते हैं, मैं इसकी पूरी स्पेलिंग लिख देता हूं, डेबिट। ठीक है, ये डेबिट हमारे पास है। तो डेबिट करेंगे किसको कहते हैं? सिंपली हमारे पास एक खाते की दो साइडें होती हैं भाई, एक डेबिट होती है और एक क्रेडिट होती है। ठीक है, या तो कोई खाता डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। अब कब वो खाता डेबिट होगा? अगर वो रियल अकाउंट है तो कब डेबिट किया जाएगा, कब क्रेडिट किया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए इसका जो रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, यानी कि अगर किसी फर्म या कंपनी या आपने कोई संपत्ति खरीदी है तो आप अपनी लेजर बुक के अंदर उस संपत्ति का नाम या के नाम का अकाउंट बनाओगे। मान लो यहाँ पे टीवी खरीदा है तो टीवी अकाउंट हो गया भाई क्रिएट, यहाँ पे टीवी अकाउंट। अब ये साइड डेबिट है, ये साइड क्रेडिट है। ठीक है, अब देखिए टीवी एक संपत्ति है और वो हमारे पास क्या है? आई है, खरीदा है ना। तो टीवी को क्या लिखा? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो अंदर आ रहा है, जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे। तो टीवी आ गया तो उसके डेबिट साइड यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख देंगे कि हाँ टीवी में इतने रुपए या इतने रुपए की आइटम आ चुकी है। ये हमारे पास डेबिट है। और अगर मान लो कि कोई संपत्ति हम बेच देते हैं या हमारे पास से कोई संपत्ति चली जाती है, तब उसको क्या करेंगे? तो यहां पे सिंपल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि अब बात करता है जो भी संपत्ति हमारे पास से चलेगी, स्पेशली याद रखना संपत्ति की बात कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, अब संपत्ति में आता क्या क्या है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पे जो भी हमारे पास से चला गया वो हमारे क्रेडिट साइड में। अब मान लो इस टीवी को मैंने जो खरीदा था ना उसको मैंने बेच दिया, तो यहां पे मैं जो भी है बाई टीवी को बेच के यहां पे उसके अमाउंट को दिखा दूंगा, बात खत्म। तो यानी कि क्रेडिट कब करूंगा? अगर संपत्ति अकाउंट है तो क्रेडिट तब करूंगा जब कोई चीज मेरे पास से चली जाए, और उसको डेबिट कब करूंगा? जब वो चीज मेरे पास आए। तो ये डेबिट क्रेडिट का फंडा रियल अकाउंट में ऐसा है। तो इसके कुछ एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल तो हमने यहाँ पे ये लिया ही था टीवी का। अब ध्यान दें, मैं कुछ चीजें कुछ अकाउंट्स लिख रहा हूं जो कि हमारे पास जो ट्रीट करे जाते हैं रियल अकाउंट में। इसमें सबसे पहला मैं लिखूंगा ताकि बाद में आप कोई कंफ्यूजन में ना आए, वो है भाई कैश यानी कि नकद। यानी कि जो कैश है ना वो व्यवसाय की संपत्ति के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसके ऊपर रियल अकाउंट का फार्मूला आप लोगों ने फिट करना है जो कि है डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर मेरे पास कोई नकद आएगा तो मैं उसको डेबिट यानी कि कैश अकाउंट में डेबिट करूंगा, और अगर मेरे पास से नकद जाएगा तो मैं उसको कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख दूंगा। तो यहां पे अब बात करते हैं कैश। कैश के बाद मेरे पास है भाई मशीनरी के बाद मेरे पास आ जाएगा भाई प्लांट, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग। ठीक है, इस तरीके से इसमें एक और चीज यहां पे आपको याद रखनी है वो है इंटेंजिबल असेट्स। देखिए असेट्स हमारे पास, आपको जब हमने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी तो वहां पे पता गया था कि जो असेट्स है ना वो दो तरीके से कैटेगराइज करी जा सकती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं टेंजिबल और इंटेंजिबल की। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजिबल असेट्स यानी कि जिनको देखा छुआ जा सके। कंप्यूटर की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं? जिसको देखा नहीं जा सकता, जो अंदर ही अंदर काम करता है, लेकिन हार्डवेयर जो है उसको हम टच कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें है ना वो एक हार्डवेयर यानी कि हमारे पास जो फिजिकल रूप में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी असेट्स भी होती हैं जिनका कोई फिजिकल अपीयरेंस होता ही नहीं। ठीक है, जैसे गुडविल, इसके बारे में हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। गुडविल तो कहता है कि जो ख्याति है ना भाई वो दिखती नहीं, वो सिर्फ महसूस करी जा सकती है। ठीक है, यानी कि बंदे की रेपुटेशन, कंपनी की रेपुटेशन वो दिखती है क्या? वो सिर्फ महसूस करी जा सकती है। उसी के साथ साथ कॉपीराइट। तो
इस तरीके के कुछ असेट्स होती हैं, होती संपत्ति, क्योंकि इनके बेनिफिट हमको मिलेंगे, लेकिन उनका फिजिकल जो है ना वो एग्जिस्टेंस वो नहीं होता, वो दिखती नहीं है, वो इनविजिबल होती हैं। तो यहाँ पे इनको हम यहाँ पे जो ऊपर वाली कैटेगरी में आ गई, इनको हम विजिबल असेट्स भी कह सकते हैं और इनको हम इनविजिबल असेट्स भी कह सकते हैं, या फिर टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब देखिए ये तो हो गया हमारे पास। इनके अकाउंट जब हम बनाएंगे तब क्या हो भाई, अगर मान लो मेरे पास कोई कैश आया तो मैं कैश अकाउंट में डेबिट साइड उसको ऐड कर दूंगा, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। और अगर मेरे पास से कैश गया तो क्रेडिट साइड लिख दूंगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर मैंने मशीन खरीदी तो ध्यान से देखो, मशीन खरीदूंगा तो मशीन आएगी ना मेरे पास। जब मशीन आएगी मेरे पास तो मैं मशीन का अकाउंट खोलूंगा। मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूं, ऊपर वाले को भी साफ ही कर देता हूं एक बार, ताकि दिक्कत ना आए। अब सुनिए, यहां पे मैं अलग अलग अकाउंट्स, ये कैश हो गया, ये मशीन हो गया, ये प्लांट हो गया, ये बिल्डिंग हो गई। देखो मैं लेजर अकाउंट खोल के बता रहा हूं आप लोगों को सीधा सीधा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। इनकी जनरल एंट्रीज भी आएंगी, वो बाद में समझा देंगे, क्योंकि यहां से आप लोगों को बस ये पता लग जाएगा कि हाँ डेबिट क्रेडिट कहां पे कैसे किया जा रहा है। तो देखिए ध्यान से, जो कैश अकाउंट है, अब सपोज करो मैंने मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदने से मशीन में तो भाई मशीन आ गई, तो मैं मशीन को डेबिट साइड लिख दूंगा। अब मैंने खरीदी कैसे है, नकद खरीदी है ना, तो ध्यान से देखो मैं यहाँ पे कर दूंगा टू कैश, जो भी अमाउंट यहाँ पे होगी, ठीक है। मशीन के डेबिट साइड टू कैश, भाई मैंने मशीन नकद में खरीदी। और देखिए जब मशीन नकद में खरीदी तो दूसरी संपत्ति हमारे पास कैश, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ा, कैश तो चला गया ना, तो मैं उसके क्रेडिट साइड लिख दूंगा भाई बाय मशीन, वो अमाउंट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज आई वो डेबिट हो गई, उसमें कुछ ना कुछ जुड़ा है, और जो हमारे पास से चला गया वो क्रेडिट हो गया। देखो कैश हमारे पास से चला गया, उसके क्रेडिट साइड हमने डाल दिया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है। उसके बाद अगर मान लो हमने कोई प्लांट खरीदा है तो प्लांट के डेबिट साइड, नकद में खरीदा है तो टू कैश कर देंगे, ठीक है। हमने कोई बिल्डिंग खरीदी है नकद में तो टू कैश कर देंगे, और यहाँ पे डेबिट साइड। अगर मैं बिल्डिंग बेच देता हूं तो यहाँ पे बाई, बेचूंगा तो कैश में बेचूंगा ना, तो बाई कैश ये चीज, इसका इंपैक्ट अब सीधा कैश पे, यानी कि कैश यहाँ पे एक ऐसी कॉमन चीज आ जाएगी जो इसके साथ इसके साथ इसके साथ सभी के साथ रिलेट करेगी। ये हमारे पास रियल अकाउंट का फार्मूला है और इसको यूज करने का तरीका है। अब असेट्स क्या है, असेट्स की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। वो डेफिनेशन के बिहाफ पे आप लोग इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि कौन सा अकाउंट हमारी असेट है और कौन सा अकाउंट पर्सनल में आएगा और कौन सा अकाउंट नॉमिनल में आएगा। तो यहाँ पे असेट की यानी कि रियल अकाउंट की बात करी तो असेट्स की डेफिनेशन को अपने माइंड में रखें और इजीली आप इसको कर पाओगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इज इट क्लियर। अब बात करते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो यहां पे जो हमारे पास पर्सनल अकाउंट है, जिनको हम कहते हैं व्यक्तिगत खाते, ठीक है। अब यहां पे मैं पहले बता चुका हूं व्यक्ति कौन है, तो व्यक्ति आप, मैं और कोई भी जिंदा व्यक्ति या फिर कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई एनजीओ, कोई सरकार भी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे रूल क्या है, यहाँ पे रूल है भाई डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो भी प्राप्तकर्ता होगा, जो भी किसी भी वस्तु का, किसी भी आइटम को मैं मान लीजिए मैं आपको दे रहा हूं, मान लीजिए मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं, तो मैं आपको क्या दे रहा हूं, 100 रुपए दे रहा हूं। अब आप क्या हो, आप रिसीवर हो, आप एक व्यक्ति हो और आप मेरी तरफ से आप रिसीवर हो। मैंने फला फला व्यक्ति को इतने पैसे दे दिए, तो मेरी तरफ से रिसीवर कौन हुआ, मेरी तरफ से रिसीवर आप हुए। और जब आप वो पैसे मुझे देते हो तो मेरे लिए आप कौन हो, गिवर हो, ठीक है। अब आप इसका वाइस वर्सा अपनी तरफ से करके देख लीजिए। अगर आप मुझे दोगे तो आपके लिए मैं रिसीवर हूं और आप गिवर हैं, लेकिन अगर मैं आपको दे रहा हूं तो आप रिसीवर हो और मैं गिवर हूं, तो एक दूसरे में इंटरचेंज होता रहता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बस याद रखें कैसे। अब वही बात मैं यहाँ पे लेके चलता हूं भाई, व्यक्ति की बात करें तो यहाँ पे व्यक्ति के नाम से अकाउंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए किसी व्यक्ति के नाम से मान लीजिए राम, मान लीजिए श्याम, यहाँ पे रिलायंस,
रिलायंस, टाटा। हमारा जो स्कूल है वो भी एक एंटिटी में आता है, भले ही वो एक एनजीओ यानी कि एक एनपीओ ही क्यों ना हो, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, लेकिन सरकार की नज़र में वो भी एक व्यक्ति है, यानी कि श्री महावीर आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखें कि ये भी एक एंटिटी है। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा जो स्कूल है वो एक स्टेशनरी की दुकान से उधार में स्टेशनरी खरीदता है। ऑफिस वर्क बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा स्टेशनरी खरीदनी पड़ती है। तो अब क्या हुआ कि इसके यहां पे अगर इन्होंने उधार में भी खरीदा, नकद में भी खरीदा, फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने अपने यहाँ पे उस स्टेशनरी वाले के नाम से एक स्पेशल अकाउंट खोलना होता है। भाई हमने उस बंदे के इतने देने अगर उधार में लिया है तो ठीक है, और अगर नकद में लिया है तो यहाँ पे वो स्टेशनरी अकाउंट तो खोलेंगे खोलेंगे और उसका हिसाब कैश में से हो जाएगा। समझ में आई बात? तो व्यक्तियों के नाम से जो अकाउंट खोलते हैं वो व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। और यहां पर जो हमारे पास डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर वाली सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसका और डीपली एनालिसिस करते हैं, इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल करके देखते हैं क्या होता है। चलिए, अब हमने बात करी थी पिछले एग्जाम्पल के अंदर, मशीन खरीदी थी हम लोगों ने, मशीन, और मशीन को एक बार जब कैश में खरीदा और दूसरी बार उसको क्रेडिट बेसिस पे, यहां पे क्रेडिट का मतलब उधार है, ठीक है, उधार में खरीदा। तो अब देखिए, अगर जब कैश में खरीदा तो हमने यहाँ पे कैश अकाउंट बनाया हुआ था उसमें हो गया, और मशीन अकाउंट बनाया हुआ था तो दो अकाउंट, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन कम से कम दो अकाउंट्स पे इफेक्ट डालेगी। एक तरफ तो मशीन आ गई, दूसरी तरफ कैश चला गया। अब अगर मान लो यही ट्रांजैक्शन हमने उधार में कर रखी है तो यहाँ पे उस व्यक्ति विशेष जिसपे से वो सामान उधार में खरीदा है उसके नाम का अकाउंट बनाना पड़ेगा। मान लीजिए ये मशीन खरीदी थी राम से, तो मैं यहाँ पे राम के नाम का अकाउंट बनाऊंगा। अब देखो मशीन में आ गई, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू राम। भाई मशीन अकाउंट में पैसे आ गए, मशीन अकाउंट में मशीन आ गई, लेकिन वो कहां से आई? तो अब क्रेडिट द गिवर कौन रहने वाला, किसने दिया हमको वो माल? आप कहोगे राम ने, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाई मशीन, यानी कि एक लिहाज से हमने राम के इतने रुपए देने आ गए। ठीक है, हम राम के इतने रुपए के कर्जदार और ये बाद में चुकाएंगे, ये हमारे पास मामला सेट हो जाता है। तो जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले यहाँ पे जो रूल्स हैं उनको मैंने अकाउंट्स में फिट करके आपको बता रहा हूं धीरे धीरे। अब नेक्स्ट मेरे पास जो आता है नॉमिनल अकाउंट। देखिए नॉमिनल अकाउंट को यहाँ पे पहले से ही बताया गया, भाई ये सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के खाते हैं। ठीक है, क्यों? जो बिजनेस होता है ना भाई, उसमें एक एक पैसे का हिसाब रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये वो नहीं है जैसे कि आप कई बार हो जाता है आप लोगों के सामने, आपके पास 200 रुपए हैं और आप कहीं जा रहे हो तो आप जो है घर पे आने के बाद कहते हो कि इतने रुपए मेरे खर्च हो गए और इतने वहां पे थे, हो सकता है जो बाकी बच्चे 20 है ना उसको आप भूल जाओ, ये 20 कहाँ पे खर्च कर दिए। अब आपका तो चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा कहने से कि भी मुझे 20 याद नहीं, 20 भी खर्च हो गए हैं, लेकिन अगर ऐसा बिजनेस के साथ हुआ तो उसको तो एफ फॉर फ्रॉड घोषित कर देंगे ना सारे कि ये तो भाई गबन करता है, इसको तो पूरा हिसाब नहीं इसके पास। तो व्यवसाय को अपने हर एक ट्रांजैक्शन को फुल्ली रिकॉर्डेड रखना पड़ता है ताकि वो 200 रुपए का हिसाब 200 में ही दे, ना कि गोलमाल करके ये कहे 20 का तो हिसाब ही नहीं मेरे पास। उसको अपने पूरे के पूरे 200 रुपए का हिसाब रखना पड़ेगा। तो इसके लिए जो छुटपुट खर्चे होते हैं उनको एक अलग अकाउंट की कैटेगरी में डाल दिया, जिसको हमने यहाँ पे कहा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, क्या कहा? नॉमिनल अकाउंट, यानी कि नाम मात्र के खाते। अब ये नाम मात्र के खाते देखिए क्या होते हैं। सबसे पहले तो बात इनकी जो फीचर्स है वो देख लीजिए, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी आप लोगों के लिए। पहली विशेषता तो है भाई ये जो हमारे पास है स्मॉल अमाउंट के होते हैं, स्मॉल अमाउंट, और दूसरा रिक्योरिंग नेचर के होते हैं, यानी कि बार बार होने वाले होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रिक्योरिंग नेचर के होते हैं। अब बात आई जब ये इस तरीके के हैं तो इनको रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए सिंपल सी बात, जो रूल बताया वो क्या था
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है भाई, डेबिट करेंगे सभी खर्चों को, यानी कि सिंपल सी बात है भाई, अगर मुझे ये छोटी मोटी अमाउंट कहीं से मिल रही है तो मेरे लिए हो जाएगी मेरी इनकम, और अगर मैं ये खर्च कर रहा हूं तो मेरे लिए हो जाएगा मेरा खर्चा, यानी कि डेबिट करेंगे सभी खर्चों को और क्रेडिट करेंगे इनकम को। अब यहाँ पे कंफ्यूजन में बिल्कुल मत आना, क्यों, चलो समझा देता हूं कैसे। अब देखिए, जो इंटरेस्ट है, ये ब्याज जो होता है भाई, ये हमारे पास नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्योंकि अब क्या होता है भाई, एक ब्याज तो हमको यहाँ पे 10% की इन्वेस्टमेंट पे मिला, एक ब्याज हमको 9% की इन्वेस्टमेंट, हमने अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उन सभी की इन्वेस्टमेंट को एक ही अकाउंट में डाल लिया जाता है, और ओवरऑल जो ब्याज है तो वो, अब ये ओवरऑल ब्याज किसी एक स्पेसिफाइड आइटम से तो रिलेटेड नहीं है ना, तो इसको नॉमिनल कैटेगरी में डाल लिया जाता है। भाई हमको यहाँ पे जो ब्याज मिला उसके बारे में सोचिए। अब ये ब्याज है, ये हमारे पास नॉमिनल कैटेगरी में। अब देखिए ध्यान से, अगर ये ब्याज मुझे रिसीव होगा तो मेरी इनकम बन जाएगा, और अगर मैंने ये ब्याज पे करना पड़ा तो मेरे लिए खर्चा बन जाएगा। तो यानी कि एक ही आइटम में सिर्फ रिसीव और पे का फर्क पड़ते ही हमारे लिए इनकम या खर्चा बन जाती है। तो अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इंटरेस्ट रिसीव करूंगा, रिसीव तो क्रेडिट हो जाएगा, और अगर मैं इनकम जो और इंटरेस्ट जो है पे करूंगा तो मेरे लिए डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेबिट साइड लिखा जाएगा, जो भी खर्चा होगा किसके, इंटरेस्ट के। ठीक है भाई, मैंने जो है इंटरेस्ट यहाँ पे करा तो वो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, यूं कहा जाए कैश अकाउंट के डेबिट साइड से उसको घटा दिया जाएगा। ये ध्यान में रखना कि ये जो हमारे पास नॉमिनल अकाउंट्स है ना, ये लगभग और लगभग, या यूं कहा जाए 100% इनकी एक साइड कैश आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि जैसे आप लोगों ने मशीन को उधार या नकद कर लिया था, ठीक है, मशीन को उधार या नकद आप खरीद सकते थे ना, तो वहां पे कैश भी आ गया और पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम भी आ गया। लेकिन जो हमारे पास नॉमिनल अकाउंट है ना, एक तरफ अगर ये कोई अकाउंट मिलेगा तो दूसरा ये कैश ट्रांजैक्शन में ही मिलेगा। ज्यादातर ब्याज दोगे तो नकद ही दोगे ना, और ब्याज लोगे तो नकद ही लोगे, तो ज्यादातर नकद यहाँ पे होगा। ठीक है, दूसरी साइड यहाँ पे कैश ही इफेक्टेड होगी। अब कुछ बंदे कहेंगे नहीं सर जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्याज हमने कमा लिया लेकिन मिला नहीं, आउटस्टैंडिंग हो सकता है, या हमारे पास प्रीपेड इंटरेस्ट भी तो हो सकता है, सर हम पहले से ब्याज का भुगतान कर दें। ठीक है, या कुछ ऐसे खर्चे जिनका पहले से भुगतान कर दिया जाता है, कुछ नॉमिनल खर्चे होते हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या हो, तो देखो ध्यान से, नॉमिनल अकाउंट के साथ एक तगड़ी समस्या है, वो क्या है, हिंदी में तो कहते हैं भाई उपसर्ग और प्रत्यय, इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स और पफिक्स। ठीक है, अब ये दोनों जब किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे जुड़ जाएंगे तो वो नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल रहता ही नहीं, वो कन्वर्ट हो जाता है पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट है तो उधार नकद दोनों हो सकता है, लेकिन ध्यान दे, जब पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो गया तब वहां पे क्या करेंगे, सीधी सी बात है भाई। अब ब्याज है भाई, ये ब्याज है, इंटरेस्ट, अगर मैं इसके सामने जोड़ दूं प्रीपेड, इंटरेस्ट प्रीपेड यानी कि ब्याज पहले से दिया, तो आपके पास एक क्वेश्चन होगा, वो क्या था, किसको दिया भाई। अब किसको का जवाब तो तभी होगा ना जब आप वहां पे उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिखोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रीपेड इंटरेस्ट कह दूं तो प्रीपेड इंटरेस्ट अब एक व्यक्ति विशेष को डिनोट करेगा। अब मान लो स्टाफ में 200 बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पे कहा गया कि सैलरी आउटस्टैंडिंग, यानी कि कुछ स्टाफ मेंबर्स की सैलरी नहीं दी। अब वो जिनको सैलरी नहीं मिली उस ग्रुप को जो कहा जाए हमारे पास
सैलरी हमारे पास नॉमिनल अकाउंट होता है, ध्यान रखना भाई, ये तो हर महीने देनी ही देनी पड़ती है और रिक्योरिंग नेचर का है, बार बार देनी पड़ती है। तो ये जो सैलरीज हमारे पास आ गई है ना, अगर सैलरीज हम यहाँ पे नहीं देते किसी महीने की किसी व्यक्ति को, तो यहाँ पे हमको पता होना चाहिए वो किसको नहीं दी गई। समझ में आई बात? और ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी बनेगा ना, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम का अलग अकाउंट बनेगा, वो उस व्यक्ति को डिनोट करेगा जिसको वो सैलरी नहीं दी गई। इज दैट क्लियर? यानी कि नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो ज्यादातर कैश के बिहाफ पे चलता है, लेकिन अगर यहां पे भी हमारे पास आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या यूं कहा जाए कि भी उपसर्ग प्रत्यय सफिक्स पफिक्स ऐड हो जाएं, तब वो नॉमिनल अकाउंट कन्वर्ट हो जाएगा पर्सनल अकाउंट के अंदर, और उसके ऊपर पर्सनल अकाउंट वाले रूल जो है ना वो फॉलो करने पड़ते हैं। ये ध्यान में रखना, कौन से अकाउंट या कौन से रूल फॉलो करने पड़ते हैं, उसके ऊपर पर्सनल अकाउंट वाले रूल फॉलो करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो नॉमिनल अकाउंट सफिक्स पफिक्स के कारण एक स्पेसिफाइड पर्सन को डिनोट करता है, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास थे पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट्स की जो बेसिक सी जो बातें थी, जो क्लासिफिकेशन था, कितने अकाउंट्स होते हैं, कैसे होता है। तो इससे नेक्स्ट जो वीडियो हमारे पास आने वाली है, वहां पे हम इनके रूल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे और जर्नल में उसको शामिल करके आप लोगों को समझाएंगे। थैंक यू।